हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। पिछली वीडियो में मैंने समझाया था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और उसकी एक्सप्लेनेशन हमने समझी थी डिमांड शेड्यूल से और डिमांड कर्व से। ठीक है, आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि जो डिमांड कर्व है, जो आपका ये डिमांड कर्व है, इसका ढलान जो है वो नीचे की तरफ ही क्यों होता है, क्यों इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि एक जो कंज्यूमर है वो प्राइस के कम होने पर ही किसी वस्तु की ज्यादा मात्रा को क्यों परचेज करता है। ये दो सवालों के जवाब आज हम समझेंगे। पहला सवाल है कि जो मांग वक्र है उसका ढलान नीचे की तरफ क्यों होता है, डिमांड जो कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। और दूसरा सवाल क्या है कि जो कंज्यूमर है वो प्राइस के कम होने पर ही किसी वस्तु की ज्यादा मात्रा को क्यों परचेज करता है। दोनों सवाल अलग अलग हैं लेकिन इनका जो जवाब है वो एक ही है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है Why more of a good is purchased when its price falls, के एक वस्तु की अधिक मात्रा क्यों खरीदी जाती है जब उसके प्राइस कम होते हैं, या फिर क्वेश्चन आ जाए Why does demand curve slope downward, के डिमांड कर्व का ढलान नीचे की तरफ क्यों होता है। आंसर आपका उसमें सेम टू सेम ही होगा। ओके, तो चलो समझते हैं कि डिमांड कर्व का ढलान नीचे की तरफ क्यों होता है। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियोस में जो आपकी थ्योरी ऑफ डिमांड के जितने भी टॉपिक मैंने आपको समझाए हैं उसमें मैंने आपको समझाया है कि हमेशा ही जो कंज्यूमर होता है, मान लीजिए प्राइस आपके 10 रुपीज है और उस पर जो डिमांड है, जो क्वांटिटी परचेज की जा रही है वो 5 है, प्राइस घट करके 5 हो गए, तो जो कंज्यूमर है वो 10 यूनिट्स को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। क्या समझ में आया कि जब कीमतें कम हो रही हैं तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि डिमांड में और प्राइस में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है। एक के घटने पर दूसरा बढ़ जाता है और एक के बढ़ने पर दूसरा घट जाता है। इस इनवर्स रिलेशन की वजह से क्या होता है, जो आपका स्लोप होता है ना, ये डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है। इस चीज को कि इसका स्लोप डाउनवर्ड है, हम वेरियस पॉइंट से इसको एक्सप्लेन करेंगे। और वो पॉइंट्स क्या हैं, देखिए, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का जो स्लोप है शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्या दिखा रहा है, ये इनवर्स रिलेशन को दिखा रहा है किस किस के बीच में, प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में। ठीक है, अब जो ये है कि भाई जो वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, डिमांड कर्व का ढलान नीचे की तरफ होता है, इसको हम और कौन से पॉइंटों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्लेन इट बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। 5 हमारे पॉइंट्स रहेंगे जिनको हम इस वीडियो में समझेंगे, जो ये प्रूव करेंगे कि डिमांड कर्व का ढलान नीचे की तरफ क्यों होता है। और वो पॉइंट्स क्या हैं, फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। सेकंड है इनकम इफेक्ट, आय का प्रभाव। थर्ड है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। 4 है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, उपभोक्ता समूह का आकार। और लास्ट है आपका डिफरेंट यूजेस, विभिन्न उपयोग। तो इनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये जिम्मेदार हैं कि आपका जो डीडी है, डिमांड कर्व है, उसका ढलान डाउनवर्ड है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो पहला पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। ये नियम क्या कहता है वो एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन, मुंह में पानी आ गया होगा, गुलाब जामुन गरम गरम बड़े टेस्टी लगते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास गुलाब जामुन है। अब क्या होता है, देखिए आपने ये चीज प्रैक्टिकल में महसूस भी की होगी, जब हमें पहला गुलाब जामुन मिलेगा ना तो हमें बड़ा टेस्ट आएगा। ठीक है, यानी कि उससे मिलने वाला जो टेस्ट है ना, जो उपयोगिता है, जो संतुष्टि है, वो कैसी है, वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हमें फिर एक और मिल गई तो मिलने वाली जो संतुष्टि है वो क्या होगी, उसमें जो टेस्ट आता है वो थोड़ा कम आता है। एक और तीसरी और मिल गई तो उसमें मिलने वाला टेस्ट पहली से जो हमें टेस्ट मिला था उसकी बजाय बहुत कम होता है। इसी तरीके से जैसे जैसे हम एक एक करके और यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे गुलाब जामुन की, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन लगा लीजिए, टेस्ट लगा लीजिए, यूटिलिटी लगा लीजिए, वो कैसे होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि भाई नहीं, अब हमें वो नहीं चाहिए। एक टाइम हमारा ऐसा आता है, अब फिर भी कोई हमसे जिद करा ले भाई चलो 10 रुपए की 4 गुलाब जामुन ले लो, तो हम कहते हैं नहीं नहीं। यानी कि पहले वाला रेट मान लीजिए 10 रुपए की 4 गुलाब जामुन वो दे रहा था, ठीक है, हमने ले ली और हमने उन्हें खा लिया। अब क्या हुआ, फिर वो कहता है कि 10 रुपए की फिर से 4 ले लीजिए, तो हम
क्या कहेंगे नहीं। फिर वो क्या कहता है, चलो जी आप ऐसे करो, आप 5 रुपए की 4 ले लो। क्या कर दिया उसने, रेट कम कर दिया। तो हम सोचेंगे चलो सस्ती तो दे रहा है, चलो ले लेते हैं, चाहे हम उन्हें कंज्यूम ना करें, कि हम उन्हें रख लेंगे और बाद में इनका यूज कर लेंगे। तो क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि एक कंज्यूमर जैसे जैसे एक वस्तु के अधिक से अधिक इकाइयों को कंज्यूम करता है, यानी कि उसको यूनिट्स को बढ़ाता जा रहा है कंजप्शन करने की, तो क्या होगी, जो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी। और एट द एंड जब उसको दोबारा बोला जाए कि आप इसकी इतनी यूनिट्स ले लीजिए, तो वो लेने के लिए तभी तैयार होगा जब उसके प्राइस कैसे होंगे, कम होंगे। ये जो नियम है ना कि एक एक करके कंजप्शन बढ़ाने के साथ साथ मिलने वाली उपयोगिता कम होती चली जाती है, इस नियम को कहते हैं घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। आई बात समझ में, क्या समझ में आया कि जैसे जैसे एक एक यूनिट को हम बढ़ाते चले गए, पहले 1 खाई, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जैसे जैसे हम इनका कंजप्शन बढ़ाते जा रहे हैं, तो पहली वाली में बहुत टेस्ट आया, दूसरी में थोड़ा कम, तीसरी में कम, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे टेस्ट और यूटिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसे हम घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। फिर क्या हुआ, हम एंड में क्या कह रहे हैं, अगर हम 4 यूनिट लेंगे तो कितने रेट पर ही लेंगे, 5 रुपए के रेट पर ही लेंगे, यानी लेस प्राइस होने पर ही हम क्या करेंगे, उसकी मात्रा को, उसकी क्वांटिटी को या उन यूनिट्स को परचेज करने के लिए तैयार होंगे। क्लियर हो गई बात। देखिए यही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम द अमाउंट ऑफ ए गुड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब एक कंज्यूमर किसी वस्तु की मात्राओं को उसके बढ़ते हुए दर पर, यानी कि अधिक से अधिक इकाइयों को कंज्यूम कर रहा है, द यूटिलिटी फ्रॉम ईच मोर यूनिट्स गोज ऑन डिमिनिशिंग, तो इससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जा रही हैं तो इनसे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है, डिमिनिशिंग होती चली जा रही है। आगे क्या है, सो इसलिए एक कंज्यूमर विल बाय मोर और मोर यूनिट्स ऑफ ए गुड, इसलिए एक कंज्यूमर किसी वस्तु की जब अधिक अधिक इकाइयों को परचेज करेगा ना, कब करेगा, जब प्राइसेस कैसे होंगे, कम होंगे। ओनली व्हेन ही हैज टू पे लेस एंड लेस फॉर ईच यूनिट, यानी कि 4 यूनिट, 2 यूनिट के लिए हमने 10 रुपए दे दिए, फिर तीसरी यूनिट वो दे रहा है, फिर हम क्या कहेंगे, थोड़ा रेट कम करो, फिर और भी परचेज करें तो और रेट कम करो। जैसे सेब आपके सीजन में चलते हैं, ठीक है, जब स्टार्टिंग में सेब आते हैं ना, तो क्या होता है, वो बड़े महंगे होते हैं और हम उन महंगे सेबों को भी खरीदते हैं। सीजनेबल सब्जी देख लीजिए, स्टार्टिंग में सर्दियों में जो आपकी मूलियां हैं, गोभी है, वो बड़ी महंगी होती हैं, ठीक है, फिर भी हम उनको परचेस करते हैं क्योंकि उनसे हमें मिलने वाली यूटिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा होती है उस टाइम पे। लेकिन बाद में हम क्या करते हैं, बाद में जब वो बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं और उनके रेट फिर भी कम होते हैं, तो हम क्या करते हैं, तब खरीदेंगे, भैया सस्ते लगा लो, ठीक है, क्यों, अब उससे हमें जो यूटिलिटी मिल रही है वो पहले वाली जितनी नहीं है, अब हम उनको परचेज तभी करेंगे जब उनके प्राइसेस क्या होंगे, कम होंगे। गाजरों को देख लीजिए, स्टार्टिंग में तो हाँ इतनी महंगी सब खरीद रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी जो सप्लाई है वो बढ़ती जा रही है मार्केट में, फिर क्या होता है, वो इतनी सस्ती होने लगती है और फिर भी हम उनको परचेज नहीं करते, या फिर परचेज तब करते हैं जब उनके रेट बहुत डाउन हो जाते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन नेचर है और इस नेचर की वजह से जो लॉ बना है उसे क्या कहते हैं, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ मार्जिन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कह रहा है, एक कंज्यूमर विल बाय मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए गुड, एक वस्तु के अधिक से अधिक इकाइयों को हम तब परचेज करेंगे जब हमें कम से कम पैसे हर यूनिट के लिए क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। ओके, सो इट इज क्लियर, इस दोनों पॉइंट से क्या क्लियर हुआ, विद फॉल इन प्राइस, प्राइस के कम होने पर मोर यूनिट्स ऑफ ए गुड विल बी डिमांडेड, प्राइस के कम होने पर एक वस्तु के अधिक इकाइयों की मांग होगी, और प्राइस के बढ़ने पर, एंड विद राइज इन प्राइस, प्राइस के बढ़ने पर लेस यूनिट्स ऑफ ए गुड विल बी डिमांडेड, जो यूनिट्स है जिनकी परचेजिंग की जा रही है, जिनको खरीदा जा रहा है, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे जो मनी इनकम है, मनी इनकम वो मेरी 500 रुपए है, ठीक है, और जो सेब हैं उनके जो प्राइस हैं वो कितने हैं, वो 100 रुपए के 1 किलो आते हैं। जब वो 100 रुपए के 1 किलो आ रहे हैं तो जो मैं उनकी डिमांड कर रही हूँ ना, वो कितने सेब खरीद रही हूँ, 5 किलो मैं सेब खरीद रही हूँ। तो 100 मल्टीप्लाई 5, प्राइस मल्टीप्लाई डिमांड इज इक्वल टू कितना है आपके 500 रुपीज के मैं क्या परचेज कर रही हूँ, सेब खरीद रही हूँ। कब, जब प्राइस 100 रुपए है तो मेरी डिमांड कितनी है, 5 किलो सेब मैं खरीद पा रही हूँ। ये जो 5 किलो सेब है, 5 किलो जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रियल इनकम। क्या कहते हैं इसको हम, रियल इनकम, यानी कि वो इनकम जो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मापी जाती है उसे हम रियल इनकम कहते हैं। मनी इनकम 500 रुपए है
500 रुपए में मैं सिर्फ 5 किलो सेब खरीद पा रही हूँ, तो रियल इनकम कितनी होगी, वास्तविक आय कितनी होगी आपकी 5 किलो हो गई। ठीक है, ये जो है आपका पॉइंट है कि इनकम आय इफेक्ट या इनकम इफेक्ट या आय प्रभाव, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब प्राइस कम होंगे ना तो सेम मनी इनकम से मैं किसी वस्तु की ज्यादा मात्रा को खरीद सकता हूं। तो चलो सेब का ये एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में सेब 100 रुपए के 1 किलो है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ 100 रुपए के 1 किलो सेब खरीद लेती हूँ। जैसे जैसे वो सीजन बढ़ता है सेब का तो क्या हो जाते हैं, वो सस्ते होने शुरू हो जाते हैं। तब वो मान लीजिए 50 रुपए के भी 1 किलो आ रहे हैं, तो मैं क्या कहती हूँ, चलो 100 रुपए के इनको 2 किलो दे दो। यानी कि प्राइस कम होने से मैंने क्या बढ़ा दिया, अपनी डिमांड को बढ़ा दिया, अपने रियल इनकम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो यही है, ये लॉ कहता है कि मनी इनकम सेम रहने पर, मनी इनकम सेम रहने पर और प्राइस के कम होने पर जो रियल इनकम होती है यानी डिमांड होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। मुझे पैसे कितने खर्च करने हैं, पहले भी 500 रुपए खर्च कर रही थी और अब भी 500 रुपए खर्च कर रही हूँ। प्राइस जो है वो घट करके आपके कितने हो गए, मान लीजिए 50 हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं कितने खरीदती थी, 5 किलो, और अब मैं खरीद रही हूँ 10 किलो सेब मैं क्या कर रही हूँ, परचेज कर रही हूँ। पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, 500 रुपए ही खर्च हो रहे हैं, और पहले कितने खर्च हो रहे थे, 500 रुपए खर्च हो रहे थे। यानी मनी इनकम कैसी है, सेम है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, प्राइस के कम होने से मैंने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया। ये इंसान का नेचर है। जब 100 रुपए के 1 किलो सेब मिल रहे हैं तो 1 किलो खरीदेगा, और जैसे वो 1.5 किलो हो गए ना 100 रुपए के, तो ये नहीं है कि चलो अब मैं कम खरीद लेता हूँ इनको, चलो 50 रुपए के खरीद ले, नहीं, वो 100 रुपए के 1.5 किलो ही उनको खरीदेगा, क्योंकि अब वो चीज उसको क्या मिल रही है, सस्ती मिल रही है। उसकी रियल इनकम है, वस्तु और सेवाओं के रूप में जो आय है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो प्राइस के कम होने से क्या हो जाएगी, रियल इनकम आपकी बढ़ जाती है, और प्राइस के बढ़ने से रियल इनकम कम हो जाती है। यानी प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, और प्राइस ज्यादा और तो डिमांड कम। और इसकी वजह से क्या बनेगा, आपका जो डिमांड कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा। ठीक है, देखो प्राइस और डिमांड 100 है तो 5 है, ठीक है, और 50 हो गए तो क्या होगी, 10 हो गई। तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा आपका, स्लोप डाउनवर्ड नेगेटिवली रिलेशन वाला आपका डिमांड कर्व बनेगा। आगे बात समझिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जो इनकम इफेक्ट है, इज द इफेक्ट ऑन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड मांगी गई मात्रा में अंतर को दिखाता है। कब, जब रियल इनकम में चेंज होता है। रियल इनकम में जब 5 किलो से 10 किलो, यानी रियल इनकम में जो चेंज हुआ किसकी वजह से, प्राइस के चेंज होने की वजह से। तो जो ये आय का प्रभाव है ये मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को दिखाता है। कब दिखाता है, जब प्राइस के चेंज होने से वास्तविक आय में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। रियल इनकम क्या होती है, रियल इनकम वो इनकम होती है जो इन टर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो वस्तु और सेवाओं के रूप में मापी जाती है। इधर 5 किलो रियल इनकम है और इधर कितनी है, 10 किलो आपकी रियल इनकम है। व्हेन प्राइसेस फॉल, जब प्राइस घटते हैं, ए बायर कैन बाय मोर यूनिट्स ऑफ ए गुड विद सेम मनी इनकम। जब प्राइस कम हो गए तो सेम मनी इनकम से एक बायर पहले 5 किलो खरीदा था, अब कितना खरीद रहा है, मोर यूनिट्स को, यानी 10 kg एप्पल्स को वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। और इसके उल्टे में क्या होगा, जब प्राइस राइजेस होंगे, बढ़ेंगे, तो जो बायर है वो लेस अमाउंट को परचेज करेगा। कब, जब उसकी जो वो इनकम है वो कैसी है, सेम रहेगी। क्लियर होगी बात। ये है आपका आय का प्रभाव, मनी इनकम। मनी इनकम सेम टू सेम चीज को ही शो कर रहा है। इसके कम होने पर डिमांड, रियल इनकम वो बढ़ रही है, और प्राइस के बढ़ने पर रियल इनकम कम हो रही है, जब आपकी जो मनी इनकम है वो क्या है, सेम रहने वाली है। इस वजह से जो आपका जो डिमांड कर्व है ये स्लोप डाउनवर्ड होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। अगर एक वस्तु को हम दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु या सब्स्टिट्यूशन गुड उसको कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो आपका टी है और कॉफी है। ठीक है, अगर चाय के प्राइस पहले 10 रुपए थे, ठीक है, और कॉफी के जो प्राइसेस थे वो 20 रुपए थे। ठीक है, तो जो चाय की जो डिमांड थी, मान लीजिए वो आपकी 5 यूनिट्स को परचेज कर रहे थे, और जो कॉफी की जो डिमांड थी वो 10 यूनिट्स को वो परचेज कर रहे थे। ठीक है, ये डिमांड टी की है और ये आपकी कॉफी की डिमांड है। अब क्या हुआ, चाय के प्राइसेस 10 से 5 हो गए। ठीक है, क्या हुआ, चाय के प्राइसेस 10 से 5 हो गए, लेकिन कॉफी के प्राइसेस उतने ही रहे। क्या होगा, जो चाय को पीने वाले लोग हैं जो पहले कम परचेज करे थे वो अब ज्यादा परचेज करेंगे। पहली बात, जो पहले 5 परचेज करे थे मान लीजिए वो 10 को परचेज करने लगे। फिर क्या हुआ, जो कॉफी वाले लोग हैं ना, जो कॉफी को पसंद करें, जब वो देखेंगे कि चाय के प्राइसेस वो कम हो गए, तो कुछ लोग यहाँ से शिफ्ट होकर के कहाँ आ जाएंगे, चाय पर आ जाएंगे। तो मान लीजिए 5 यहाँ से इसके यहाँ शिफ्ट
हो जाते हैं। तो इसकी क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। क्या हुआ कि भाई जब चाय के प्राइस कम हुए तो इसकी डिमांड बढ़ गई और कॉफी की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अब प्रतिस्थापन प्रभाव है कि एक वस्तु के प्राइस बढ़ने से दूसरी वस्तु की क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है, और एक वस्तु के प्राइस घटने से दूसरी वस्तु की डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए, और इसी वजह से क्या होता है, आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होगा। क्या हुआ, प्राइस के कम होने से, वही बात है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, प्राइस के कम होने पर डिमांड जस्ट बढ़ गई है, अपोजिट रिलेशन है, तो डिमांड कर्व कैसे आ जाएगा आपका, इनवर्स रिलेशन वाला, यानी कि स्लोप डाउनवर्ड होगा। ठीक है, देखिए, इट मीन्स यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है, गुड कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, के वस्तुएं एक दूसरे के लिए प्रतिस्थापित हो जाती हैं या हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी का, व्हेन प्राइस ऑफ टी फॉल्स, जब टी के प्राइस जो है वो कम हो गए, इट विल बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉफी, तो कॉफी क्या ये सब्स्टिट्यूशन का काम करेगी कि कॉफी के लिए क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगी, प्रतिस्थापन का काम करेगी कि भाई कॉफी की जगह क्या यूज कर सकते हैं, अब हम चाय यूज कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और इस इफेक्ट को कि भाई चाय के प्राइस कम होने से ये जो है कॉफी का प्रतिस्थापन बन गई है, उसका सब्स्टिट्यूशन बन गई है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव इसको कहते हैं। एंड द डिमांड फॉर टी विल एक्सटेंड, और जो टी की डिमांड है प्राइस के कम होने से वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और उल्टा होगा तो क्या होगा, ऑन द अदर हैंड द डिमांड फॉर टी विल बी कॉन्ट्रैक्ट, जो डिमांड है टी की वो कम हो जाएगी। कब कम हो जाएगी, जब प्राइस क्या हो जाएंगे, इसके बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो चाय को पीने वाले लोग हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर कॉफी पर शिफ्ट हो जाएंगे। इस प्रभाव को क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहेंगे। पहला क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। दूसरा पढ़ा इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। और तीसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, उपभोक्ता समूह का आकार। अगर किसी वस्तु को खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो डेफिनेटली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर उसको खरीदने वालों की संख्या कम हो जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पहले किसी वस्तु के प्राइसेस 50 रुपए पर किलो है, ठीक है, और उसको जो परचेस करने वाले लोग हैं वो सिर्फ 5 ही हैं। अब क्या हुआ, प्राइसेस जो हो गए वो कम हो गए, तो जो लोग पहले जिनकी रेंज से ये चीज बाहर थी, अब वो क्या करने लग जाए, इस चीज को खरीदने लग जाएंगे। तो इसके जो कंज्यूमर ग्रुप है वो क्या हो गया, 5 तो पहले ही था, मान लीजिए 10 लोग और आगे तो कितने का हो गया, 15 का इसका कंज्यूमर ग्रुप हो गया। क्या समझ में आया कि प्राइस के कम होने से उपभोक्ता समूह का आकार, कंज्यूमर का जो ग्रुप है वो यूज करने वाले जो लोग हैं जो पहले परचेज नहीं कर पा रहे थे, जब प्राइसेस ज्यादा थे वो परचेज कर पा रहे हैं, तो आकार जो है उपभोक्ता समूह का वो बढ़ गया। और आकार बढ़ने की वजह से डेफिनेटली क्या होता है कि डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। और इसके अपोजिट में क्या होगा, प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो पहले जो लोग खरीद पा रहे थे, ठीक है, अब उनकी रेंज से बाहर हो गया, अब वो खरीदेंगे ही नहीं, तो कंज्यूमर का ग्रुप जो है वो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और कंज्यूमर ग्रुप कम होने से लोगों का जो डिमांड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। देखिए, When price of a good falls, जब किसी वस्तु के प्राइसेस कम हो जाते हैं, द कंज्यूमर हु वर नॉट बाइंग इट एट प्रीवियस प्राइसेस, पहले के प्राइसेस पर जो उसको खरीद नहीं पा रहे थे, विल स्टार्ट बाइंग दिस गुड, वो इसको खरीदना शुरू कर देंगे। यानी ये 10 लोग जो पहले इसको परचेज नहीं कर पा रहे थे, अब इसको परचेज करना शुरू कर देंगे, और डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, एक्सटेंड हो जाएगी। इसके अपोजिट में इफ प्राइसेस राइजेस, अगर प्राइस बढ़ जाते हैं, सम कंज्यूमर विट नॉट एबल टू बाय दिस गुड, कुछ कंज्यूमर्स जो है वो इसको खरीद नहीं पाएंगे, उनकी रेंज से बाहर हो जाएगी, जिससे जो आपकी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर है। अब है लास्ट, डिफरेंट यूजेस, विभिन्न उपयोग। जैसे आपका चना है, अलग अलग यूजेस हैं, ठीक है, इंसान भी उसको खाता है, बेसन भी उसका बनता है, दाल भी उसकी बनती है, ठीक है, और हम घोड़ों को भी खिलाते हैं। उसी तरीके से आपके गेहूं है, उसके भी डिफरेंट यूजेस हैं, मिल्क है, उसके भी डिफरेंट यूजेस हैं। अगर किसी चीज, कोई चीज मान लीजिए सस्ती है, सस्ती में हम ये लगा लेते हैं 50 रुपए किलो कोई वस्तु है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए मिल्क ही है, 50 रुपए किलो है, तो हम उससे क्या बनाएंगे, हम उससे स्वीट्स भी बनाएंगे, हम उसको ड्रिंक करने में लेंगे, पनीर भी उसका बनाएंगे, उससे दही भी हम उसका क्या करेंगे, जमा देंगे, ठीक है। ये डिफरेंट यूजेस उसके हो गए। मान लीजिए मेरे घर में 1 किलो दूध आता है और उसका प्राइस जो है वो 50 रुपए किलो वो दूध आ रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे वो सस्ता लग रहा है तो मैं 2 किलो भी खरीदूंगी, ठीक है। चलो दही भी जमा लेते हैं, पी भी लेंगे, किसी दिन पनीर भी बना लिया। अब मान लीजिए प्राइस बढ़ करके 100 रुपए हो गए,
तो मैं क्या करूंगी, उसको कम खरीदना शुरू कर दूंगी, 1 किलो पे आ जाऊंगी और क्या करूंगी, बस आज पी लो, आज पियो मत, आज इसकी दही जमा रहे थे। इस तरीके से उसके यूजेस जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो प्राइस के बढ़ने से क्या होगा, यूजेस कम हो जाएंगे, यूजेस के कम होने से डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस के कम होने से यूजेस बढ़ जाएंगे। हाँ चलो, इसको अदर थिंग्स में भी हम यूज कर सकते हैं, और डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। तो क्या है, विभिन्न उपयोग हैं। मैनी गुड्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, बहुत सी चीजों के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, वैकल्पिक उपयोग होते हैं। जैसे कि आपका मिल्क है, व्हेन प्राइस राइज, जब जो प्राइसेस है वो बढ़ जाते हैं, तो हम मिल्क का यूज ओनली फॉर मोस्ट इंपोर्टेंट यूजेस के लिए उसका हम यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। और इसके अपोजिट में क्या होगा, जब प्राइस आपके कम हो जाएंगे तो मैं उसका यूज डिफरेंट चीजों में भी करने लग जाऊंगी, जिनमें मैं उसको पहले यूज नहीं कर रही थी। तो क्या होगा, डिमांड जो है आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, इन सब 5 पॉइंटों की वजह से क्या समझ में आया, क्या निकल गया है कंक्लूजन, कि आपका जो डिमांड कर्व है वो, उसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होता है। या फिर दूसरा जो सवाल था वो क्या था, कि प्राइसेस के कम होने पर भी एक बायर जो किसी वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदता है। इसे इन 5 पॉइंटों से ये दोनों जो आपके क्वेश्चंस थे वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में कई बार आ जाता है, घुमा के भी इसको दे देते हैं। तो 5 पॉइंट बस आपने याद रखने हैं। मेरे साथ रिपीट करिए, कौन कौन से 5 पॉइंट है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। दूसरा क्या था, इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। तीसरा क्या था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। चौथा है कंज्यूमर ग्रुप, ठीक है, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, उपभोक्ता समूह का आकार। और लास्ट है आपका डिफरेंट यूजेस, विभिन्न उपयोग। ठीक है, लास्ट में आप कंक्लूजन जरूर लिखिए। जब आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं ना, 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप यही इसको खत्म ना करें, इसके एंड में जैसे आपका होता है ना हिंदी में उपसंहार लिखना, कि इन पॉइंटों से हमें पता चलता है कि जो एक कंज्यूमर होता है वो प्राइसेस के कम होने पर ही किसी वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदता है, और इसीलिए जो आपका जो डीडी है, डिमांड कर्व है, उसका स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। ठीक है, आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, आपने साथ साथ नोट्स बनाए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बने रहिए कंटिन्यू, क्योंकि आगे सारे चैप्टर्स की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।